बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त की अहम तरीन खबर ये है कि इस खत्े में आलमोस्ट ये खत्ता एक ही है और इस खत्े में दूसरी जंग तकरीबन एक माह के दौरान उसका हमें सामना है। और खैर ये एक अलग बात है कि इस बार जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है वो यूँ कहें कि समंदर पार से हमला हुआ है, उसके हमसाये से हमला नहीं हुआ और ये हमला करने वाला इसराइल है। और जिस तरह पाकिस्तान ने सरप्राइज़ दिया था, अभी तक ईरान ने भी सरप्राइज़ दिया है और इस सरप्राइज़ को महसूस किया जा रहा है ना सिर्फ इसराइल में बल्कि अमेरिका में भी इस सरप्राइज़ को महसूस किया जा रहा है। बल्कि दुनिया हैरान हो चुकी है कि ईरान जो हरबी एतबार से, दफाई एतबार से या फ़ौजी एतबार से बिल्कुल जिसका कोई मुकाबला नहीं था इसराइल का, इसराइल को अमरीकी सपोर्ट हासिल है। और अमरीकी सदर ने अब से थोड़ी देर पहले जो पैंतरा बदलने से पहले जो एक स्टेटमेंट जारी की थी, वो स्टेटमेंट ये थी कि इसराइल ने एक बड़े भरपूर अंदाज में अमरीकी हथियारों के साथ बल्कि नाकाबिल तस्खीर हथियारों के साथ हमला किया है और ये हमला जो है वो बड़ा कारगर साबित होगा और इससे हम ईरान के साथ यानी इस हमले के बाद, इसराइल के हमले के बाद हम ईरान के साथ किसी नतीजा खेज़ मुज़ाकरात तक पहुँच सकेंगे। उनको ये उम्मीदें थी कि वो मतलब के घुटनों के बल आ गिरेगा, लेकिन 100 मिसाइल जवाबन दागे ईरान की फ़ौज की तरफ से। और ईरान के जो आप यूँ कहें कि उनके मजहबी रहनुमा, उनके सुप्रीम लीडर जो हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने कहा कि अब ईरान जो है वो इसराइल को भागने का मौका नहीं देगा, भरपूर हमला करेगा और हर जगह के ऊपर उसका ताक़ुब किया जाएगा। बड़ा भरपूर हमला था, 100 मिसाइल दागे गए और ये जो मिसाइल हैं, इन्होंने इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो इसराइल ने एक जवाबी कार्रवाई की थी इसराइल के ऊपर जब उनके यहाँ हमास के एक जो रहनुमा थे उनको टारगेट किया गया था। तो उसके बाद इसराइल ने जो मिसाइल फायर किए थे, वो काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो इसराइल की सरजमीन से पहले ही गिरा दिए गए थे। उनका आयरन डूम सिस्टम जो है वो बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा लीथल है, बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा कारगर है उनका सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो है या एयर डिफेंस सिस्टम। तो इस दफ़ा ये हैरान कुन बात है कि जो मिसाइल 100 के करीब ईरान ने दागे हैं जवाबी कार्रवाई की सूरत में इसराइल के ऊपर, वो इसराइल के शहरों के ऊपर गिरे हैं। उन्होंने टारगेट अचीव किया है। इसराइल का जो फ़ौजी हेड क्वार्टर है वहाँ पर ये वाला हमला हुआ है, जवाबी कार्रवाई हुई है। और एक ईरानी मीडिया के मुताबिक ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, इसके नतीजे में 2 तैयारे इसराइल के मारे जाने का एक दावा किया जा रहा है और इसके अलावा एक खातून पायलट की गिरफ्तारी का भी दावा किया जा रहा है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इस बात का एतराफ़ किया था, बल्कि कहें कि इंकशाफ किया था कि नेतन्याहू ने, इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने हमला करने के बाद ईरान के ऊपर जो है वो नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी और बकौल नरेंद्र मोदी के कि उन्होंने ये वाला ही इस अज़म का इजहार किया कि इस खित्ते में या दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुनाफिकाना स्टेटमेंट थी। और इसराइल का अमेरिका के बाद अगर कोई इत्तेहादी इस दुनिया में है तो वो भारत है और भारत का अगर कोई इस वक्त इत्तेहादी है तो वो इसराइल है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है और इसराइल और भारत के जो दुश्मन हैं वो मुश्तरका हैं और उनके जो दुश्मन हैं वो ज़ाहिर है कि वो आलम इस्लाम की वो क़ुव्वतें हैं जो इसराइल के लिए ख़तरा बन सकती हैं। वही क़ुव्वतें जो हैं वो भारत भी उनको अपने लिए ख़तरा तस्वर करता है और सरदस्त वो पाकिस्तान को, बल्कि हमेशा से वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन तस्वर करता है। तो एक तो ये वाली डेवलपमेंट थी, एक मुनाफिकाना एक तर्ज अमल के जी हम इसराइल को कह रहे हैं कि वो ज़रा अमन का रास्ता इख्तियार करे। इससे पहले जब इसराइल की जवाबी कार्रवाई से पहले अमरीकी सदर का जो तर्ज अमल था वो ज़रा मुख्तलिफ था, लेकिन जो ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया है तो इसराइल की हमायत में अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो मुतहरक हुए हैं। MBS के साथ उन्होंने राब्ता करके अपने बगल बच्चे को, बल्कि आप यूँ कहें कि अमेरिका ने, मैं माफ़ी के साथ ही वाली बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका का तर्ज अमल ये है कि जितना डर्टी वर्क उसने इस दुनिया में करना होता है वो डर्टी वर्क उन्होंने इसराइल के ज़रिए करना होता है। लेकिन बहरहाल पहले उनका तर्ज अमल कुछ और था। जब
سرپرائز جو ہے وہ ان کو ملنا شروع ہوا ایران کی طرف سے، اور ان کے نشانے ٹھیک جب ان کے میزائل ٹھیک نشانوں کے اوپر بیٹھنا شروع ہوئے تو انہوں نے بھاگم بھاگ ایم بی ایس کے ساتھ گفتگو کی۔ ایم بی ایس کے آفس کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا، بلکہ یہ انکشاف کیا گیا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور خطے کو یا مڈل ایسٹ کو جنگ سے بچانے کی انہوں نے بات کی ہے۔ تو اب اس کا فردر سعودی عرب کا ایران کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی اثر نہیں ہے۔ ایران کے اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ بھائی چارہ اس لیول کا کبھی بھی نہیں رہا، نہ سعودی عرب کا کوئی اثر و رسوخ جو ہے وہ ایران کے اوپر ہے۔ تو سعودی عرب اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کیا کردار ادا نہیں کر سکتا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا بحث طلب ہیں، لیکن ڈپلومیسی اسی کو کہتے ہیں کہ خطے کے لوگوں کو، اسرائیل کے ہمسایوں کو ذرا وہاں پر منورنگ کی جائے، بات چیت کی جائے اور کوئی بچت کا راستہ نکالا جائے۔ لینے کے دینے پڑ رہے ہیں ایک صورت میں آپ، یا ایک شکل میں آپ کہہ لیں۔ تو اب اس جنگ کے جو بڑے پلیئرز ہیں وہ سعودی عرب کا جو اثر و رسوخ ہے وہ جن ممالک کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ آج بھی ہمارے نائب وزیر خارجہ نے ایران کے ہمارے نائب وزیر اعظم نے، معافی چاہتا ہوں، ایران کے اپنے جو ہم منصب ہیں وزیر خارجہ ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، اور وہ ان کے اوپر بھی اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ڈپلومیسی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان جو ہے، پاکستان کی ریاست اس سارے عمل کو، اسرائیل کے اس طرز عمل کو، اسرائیل اور بھارت کے گٹھ جوڑ کو بڑے بغور جو ہے وہ اس کا جائزہ لے رہی ہے۔ اور یہ حملہ، میں نے جس طرح پہلے بھی ہم آپس میں ہم نے گفتگو میں کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ بیسیکلی تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جو پاکستان کے اوپر حملہ تھا، جو اب ایران کے اوپر حملہ ہے، اور پاکستان کو آج نہیں تو کل اس سارے قضیے میں اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بیسیکلی تو یہ پاکستان کی نیکسٹ باری پاکستان کی ہے، یعنی اسرائیل کی جتنی بھی مہم جوئی تھی بھارت کی صورت میں وہ ناکام ہو چکی ہے، اور اب اگر ایران کو زیر کر لیا جاتا ہے، ابھی بھی ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو زیر کرنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے ابھی تک ان کا جو بھی نقصانات کیے ہیں وہاں پر ایک نئی کمانڈ سامنے آ جاتی ہے، وہاں پہ لیڈرشپ سامنے آ جاتی ہے، اور ایران جب تک ہے، جب تک اس کی وحدت ہے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کو کا خطرہ اگر ختم کرنا ہے، اسرائیل نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، تو پھر ایران کے اوپر اسرائیل کو قبضہ کرنا پڑے گا۔ اور اس دور میں کسی ریاست کے اوپر، کسی ملک کے اوپر، اور جو تاریخ فارس ہے، یعنی کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب، اس کو ختم کرنا، اس کے اوپر قبضہ کرنا، یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس میں پاکستان اپنا مستقبل دیکھ رہا ہے، اور بہترین حکمت عملی جنگی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے کسی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ آپ اس کو کسی اور بیٹل فیلڈ میں الجھا لیں تو وہی آپ کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے، اسرائیل اس کا ازلی دشمن ہے، اس میں کسی سے ڈھکی چھپی یہ بات نہیں ہے، یہ روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ حالیہ جو حملہ تھا پاکستان کے اوپر پہلگام واقعے کے بعد، اس میں جو اسرائیلی ہتھیار استعمال ہوئے، ڈرون ان کے استعمال ہوئے، ٹیکنالوجی ان کی استعمال ہوئی، مین پاور ان کی جو تھی، جو پیچھے بیٹھی ہینڈل کر رہی تھی، آپریٹ کر رہی تھی، وہ اسرائیل کی تھی۔ تو یہ جنگ جو ہے بالواسطہ طور کے اوپر یہ پاکستان کے اوپر بھی مسلط ہونی ہے، آج نہیں تو کل۔ تو اگر کوئی پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو امریکہ میں بیٹھ کے یہ تسلی دینے کی کوشش کرے گا کہ جی کہ وہ ایران کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، پچھلے 75 سال سے ہمارا آپ کے ساتھ دوستی کا تعاون کبھی بھی کم نہیں ہوا، ہم نے مل کے یہ کیا، ہم نے مل کے وہ کیا، یہ سارے لالی پاپ ہوں گے، کیونکہ بالآخر پاکستان کی باری آنی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، ہم نے آپس میں گفتگو کی تھی کہ جو ایران ہے اس کے اوپر حملہ اس لیے ہے کہ خدشہ ہے کہ وہ ایٹم بم بنا سکتا ہے، اور خدشہ ہے کہ اس کا ایٹم بم یعنی ایران کا ایٹم بم اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ محض خدشے کی بنیاد کے اوپر ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ تو ایٹمی ریاست ہے،
मुसद्दका एटमी रियासत है दुनिया से, ये बात ना ढकी छुपी है। पाकिस्तान ने एटमी अपने जो है वो टेस्ट किए हुए हैं और एटमी क्लब का रुकन है पाकिस्तान, कोई माने ना माने। जब पाकिस्तान ने 1998 में धमाके किए थे तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था अब कोई माने ना माने पाकिस्तान एटमी क्लब का खुद ही रुकन बन गया है। तो पाकिस्तान, यानी आप बारीकी मुलाहिजा ये फरमाएं कि ईरान से खदशा है कि ये एटम बम बना सकता है और पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो पाकिस्तान उनकी आंखों में कितना खटकता होगा। ये जंग ईरान की नहीं है, ये जंग जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग की इब्तदा है। ये बात मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को समझ आ रही है। मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ और मेरी कुछ पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोगों से बातचीत भी हुई है और वो कहते हैं कि इस जंग में अभी अमेरिका बराह रास्त फरीक नहीं है। ये एक डिज़ाइन जो था वो ग्रेटर था और ये डिज़ाइन ये था कि पहले पाकिस्तान और उसके बाद ईरान, ये एक स्क्रिप्ट था और इस स्क्रिप्ट में जो किरदार था अमेरिका का, वो किरदार बेहतर सफारतकारी करके उस स्क्रिप्ट से अमेरिकी किरदार फारिग कर दिया गया है। लेकिन जब इसराइल बज रहा होगा, उसको ठुकाई हो रही होगी, तो अमेरिका खामोश नहीं रहेगा। उसकी इन्वेस्टमेंट है, 75 साल की इन्वेस्टमेंट है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। हर डर्टी गेम जो है वो इस पूरे रीजन में जितना भी होना होता है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो इसराइल की शक्ल में वो काम किए जाते हैं। गालियाँ खाने के लिए भी इसराइल होता है और डर्टी गेम करने के बाद फ़वाइद किसके पास जाते हैं, कौन हासिल करता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। तो जनाब अभी तक की सूरत हाल ये है कि इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका मुतहरिक हो चुका है, अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा और ये असर रसूख आज नहीं तो कल पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। पाकिस्तान को कम अज़ कम इस खेल में प्रॉक्सी कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के हक़ में खेले इसराइल के ख़िलाफ़, ये इस पर पाकिस्तान को कायल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अभी तक दुनिया की 3 बड़ी रियासतों के एक ही वक्त में, दुनिया की बड़ी 3 ताकतों को एक ही वक्त में एंगेज किए हुए, ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। ईरान की सूरत में पाकिस्तान को कितना बड़ा थ्रेट है ये पाकिस्तान की रियासत अच्छी तरह समझ रही है और पाकिस्तान जो मुनासिब होगा वो किरदार अदा करेगा। इस वक्त अच्छी खबर ये है कि तेल अवीव में हैरानी भी है, परेशानी भी है। यरूशलेम में इस वक्त जो है वो सोग के साए हैं, लोग छुप रहे हैं और जाहिर है कि ये खुशी की बात इसलिए है कि जारियत का मुजाहरा इसराइल ने किया है, ईरान ने नहीं किया। ईरान ने अपना जवाबी हक इस्तेमाल किया है और इस वक्त ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। हम उनके जश्न में उनकी खुशियों के शरीक हैं। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।